Hello everyone, this is Kashish. Welcome back to my channel Successes. So today we are going to discuss chapter number 1, class 9 science, which is matter in our surroundings. So आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस चैप्टर को और इस चैप्टर के नोट्स को अच्छे से कवर कर लिया है पिछले 3 पार्ट्स में. नाउ दिस इज पार्ट नंबर 4, जिसमें ये लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना उसको हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे. So this would be the last part of this particular chapter. ठीक है. Now मैंने इस पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस के फॉर्म में फॉर्म किया है. ठीक है. तो क्वेश्चंस बनाकर मैंने इस चैप्टर को पूरे को खत्म किया है. नाउ ये मत सोचना कि जो नोट्स में पढ़ा था वही तो क्वेश्चंस में होगा, इसमें क्या नया है, वही सब चीजें हमें लिखी हुई नजर आ रही हैं, बट नहीं. देखो, वो था आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट कि अगर आपको चैप्टर को समझना है, चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आप नोट्स पढ़ लो, आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा. क्योंकि आप हर बार एनसीईआरटी रीड नहीं कर सकते. वो जो नोट्स है मैंने एनसीईआरटी की ही एक एक लाइन को पढ़कर एक एक एक्टिविटी को समझकर बनाए हैं. ठीक है. सो इसलिए आपको कोई इतनी टेंशन लेने की नीड नहीं है कि कहीं मेरी एनसीईआरटी तो मिस नहीं हो रही, तो उसकी टेंशन तो लेना मत. एनसीईआरटी की टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो उसको देखकर ही मैंने नोट्स बनाए. तो जब आपका चैप्टर समझने का मन करे, अंडरस्टैंड करने का मन करे, रिवाइज करने का मन करे, सो यू जस्ट गो थ्रू द नोट्स और आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. बट वेन यू हैव टू लर्न समथिंग, जब आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को कि मैं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करूंगा या करूंगी, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे. पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा. इन सारे क्वेश्चंस को लर्न कर लेना अच्छे से. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी करवानी है और ये वीडियो मुझे लगता है कि कहीं लंबी ना चली जाए ज्यादा. ठीक है. तो ज्यादा लंबी ना रखते हुए फटाफट फिनिश करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैटर, गिव एग्जांपल. मैटर क्या है, एग्जांपल दो. सो ये मैंने समझाया हुआ सारा है, बस मैं पढ़ दूंगी, जो मुझे लगेगा थोड़ा बहुत ऊपर से बता दूंगी. जो समझना है तो पिछले 3 पार्ट्स को रेफर करो. ठीक है. मैटर इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ वेरियस पार्टिकल्स एंड हैव मास एंड वॉल्यूम. हमें पता है मैटर क्या होता है, जो कि बहुत सारे पार्टिकल से बना हो, जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो. ये मैटर की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो. और जो पार्टिकल से बना हो वो मैटर होता है. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, जूस, भाप यानी वाटर वेपर एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ मैटर हैव डैश एंड डैश. मैटर के पास 2 चीजें होती हैं, क्या क्या, मास और वॉल्यूम. याद रखना इसको, इस तरीके से पूछा जा सकता है. सो मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज द थ्योरी ऑफ अर्ली फिलोसफर्स अबाउट मैटर. जो पुराने जो वेद पुराण को मानने वाले लोग थे, जो फिलोसफर्स थे, वो उनकी क्या थ्योरी थी मैटर को लेकर. उन्हें क्या लगता था कि दुनिया की हर एक चीज किन चीजों को मिलाकर बनी है. सो द अर्ली फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट व्हिच दे कॉल्ड पंच तत्व. यानी कि जो पहले के फिलोसफर्स थे उनको लगता था कि हर एक चीज 5 बेसिक एलिमेंट्स को मिलाकर बनी होती है. एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई. ये 5 चीजें ऐसी है जिनको मिलाकर हर एक चीज बनी. अगर इंसान है तो इंसान भी इन 5 चीजों को मिलाकर बना है. टेबल है तो वो भी इनको मिलाकर बने. मतलब उनकी एक अलग थिंकिंग हुआ करती थी. तो उनकी थिंकिंग इज पंच तत्व. और पंच तत्वों में कौन कौन आता है इसको आप एक बार पढ़ लो, लर्न कर लो. ठीक है. राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल दोनों अलग अलग चीजें हैं. मैटर पार्टिकल का बना होता है, पार्टिकल की क्या बातें हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. मैटर से रिलेटेड क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या बातें हैं. सो मैटर ऑलवेज हैव मास एंड वॉल्यूम. ये मैंने बताया, उसके पास मास होता है, वॉल्यूम होता है. मैटर जो है पार्टिकल्स का बना होता है, और वो जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं. ठीक है. ये हो गई मैटर की कैरेक्टरिस्टिक यानी मैटर की विशेषताएं. अब कोई पूछे पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं हैं या प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पार्टिकल्स की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स के बीच में हमेशा स्पेस होता है. इसको हमने एक्टिविटी से भी समझा था पार्ट 1 में. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. जो पार्टिकल्स है वो हमेशा चलते रहते हैं. दे आर नॉट कॉन्स्टेंट. वो एक जगह पर रुके हुए नहीं है, वो मूविंग नेचर के हैं. नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. समझा मैं ज्यादा नहीं रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं सारा समझा चुकी हूँ. ये जस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई, क्योंकि जो चीजें मैंने नहीं समझाई है मैं वो समझाऊंगी जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं. What is diffusion? Give example. When the particles of matter intermix on their own with each other, this phenomena is called diffusion. जब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होने लग जाए खुद से. हमने तो सिर्फ एक शुरू की एक्टिविटी, एक इनिशिएट दिया और वो खुद से ही इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो उसको मैं बोलूंगी कि वो क्या है, डिफ्यूजन है. जैसे आपका थोड़ी सी इंक अगर पानी में गिर जाए तो आपको उसे स्टिर करने की भी जरूरत नहीं है, वो इंक खुद ही फैल जाएगी पानी में. उसको बोला जाता है कि वो डिफ्यूजन होता है. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद डैश इन टेम्परेचर. मैंने समझाया था ये आपको कि डिफ्यूजन जो है वो बढ़ेगा अगर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, डिफ्यूजन घटेगा अगर टेम्परेचर भी घटेगा. तो इस डैश का आंसर क्या है, इंक्रीज.
नाउ नेक्स्ट इज राइट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती है मैटर की? मैटर हमें कौन कौन सी स्टेट्स में मिल सकता है? दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। 3 स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। The next question is differentiate between solid, liquid and gaseous form of matter. तो मैंने आप लोगों को differentiate between करवाया था पार्ट 2 में। स्टिल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक बार आप लोग यार वहां से नोट कर लेना, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करना भूल गई हूँ। जस्ट वेट, आई एम शोइंग यू। देखो ये है पूरा डिफरेंस बिटवीन, जो मैंने आपको करवा रखा है ऑलरेडी, पार्ट 2 में करवाया था, ठीक है? तो इसको आप लोग नोट कर लो, भले ही अभी पॉज करके मैं आगे का भी दिखा देती हूँ। ये पूरा डिफरेंस बिटवीन है जो मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किया हुआ है, दिस वन, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ये इस क्वेश्चन का 9th क्वेश्चन का आंसर है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। व्हाट आर द थिंग्स नीडेड फॉर मैटर टू चेंज इट्स स्टेट? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक मैटर को चाहिए अगर वो अपनी स्टेट बदलना चाहता है? स्टेट बदलना चाहता है मतलब अगर वो सॉलिड से लिक्विड में जाना चाहता है, लिक्विड से गैस में जाना चाहता है, गैस से सॉलिड में आना चाहता है, तो उसको किन चीजों क्या चीजें होंगी जो इफेक्ट करेंगी उसको, ठीक है? सो देयर इज अ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो चीजें ऐसी हैं जो स्टेट ऑफ मैटर को इम्पैक्ट करती हैं या इफेक्ट करती हैं। टेम्परेचर और प्रेशर में छेड़छाड़ करके आप स्टेट को चेंज कर सकते हो मैटर की, ये मैंने समझाया हुआ है। आई एम जस्ट टेलिंग हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द चेंज ऑफ मैटर। अब इनका क्वेश्चन है कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, और नीचे वाला क्वेश्चन है कि प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। मैंने एक बात आपको समझाई थी, लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैटर का, मान लो कोई भी चीज आपके पास, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या होगा कि उस चीज के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर होना शुरू कर देंगे। जब वो दूर होना शुरू कर देंगे तो अपनी स्टेट खो देंगे और दूसरी स्टेट में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बर्फ है, बर्फ को अगर आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, बर्फ के पार्टिकल बहुत चिपके हुए होते हैं। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल दूर होना शुरू कर देंगे, यानी वो पानी बन जाएंगे, अपनी स्टेट खो देंगे बर्फ वाली और वो पानी बन जाएंगे। So this is all about this one. That is why if it is in solid state that it convert into liquid, or if it is in liquid state it starts converting into gaseous state. इसीलिए क्या होता है, जब पार्टिकल्स दूर होना शुरू करते हैं तो कोई चीज जब सॉलिड होती है तो वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड होती है तो वो सॉलिड बन जाती, गैसियस बन जाती है, ठीक है? टेम्परेचर ऐसे इफेक्ट करता है। नाउ प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है किसी भी चीज को, स्टेट ऑफ मैटर को? When pressure is applied on gas, it compresses to liquid, and when pressure is applied on liquid, it becomes solid. इसमें उल्टा चलता है, गैस को जब आप प्रेशर दोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को प्रेशर दोगे सॉलिड बन जाएगा, और जब सॉलिड को प्रेशर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट आता है उसका, यानी कुछ भी, ना के बराबर इफेक्ट, नेग्लिजिबल, ठीक है? सो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस, गैस को प्रेशर देने पे वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को प्रेशर देने पे वो सॉलिड बन जाएगा, एंड सॉलिड को प्रेशर देने पे कुछ भी नहीं होगा, इट्स नेग्लिजिबल, ठीक है? ये हो गया हमारा प्रेशर की बात। नाउ व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, व्हाई? ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में भी दिया हुआ था और मैंने तब भी समझाया था, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, पढ़ देती हूँ। इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट मीन्स वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट, बट दिस हीट इज गेटिंग यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। Ice continuously use this heat energy in changing its state from ice to water, and that is why temperature remain the same. देखो, इसका मतलब ये है कि जब आप बर्फ को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो और वो पानी में कन्वर्ट हो रही है, तब भी वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं दिखाता, टेम्परेचर जो था वही लिखा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी आपने हीट दी वो बर्फ ने पानी बनने में यूज कर ली, जिस हीट से जिससे कि क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। दिस इज सिंपल द रीजन कि जितनी भी हीट थी, जितना भी टेम्परेचर था वो यूज हो गया स्टेट चेंज होने में, ठीक है? इसलिए वहां पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ या कम हुआ हुआ नहीं दिखता, सिंपल। ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये लिक्विड वाला है, ये मैंने समझाया हुआ है, और सेम रीजन इसका है, जब आप लिक्विड को बॉयल करना शुरू करते हो और वो भाप बनना शुरू करते हो तो टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता? बिकॉज लिक्विड ने सारी हीट एनर्जी तो भाप बनने में यूज कर ली, इसलिए टेम्परेचर वहां पे चेंज नहीं हो रहा। ये इनके आंसर्स हैं, यू मे नोट इट डाउन, ठीक है? नाउ व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? राइट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. So the minimum temperature at which a solid starts melting to become liquid at the atmospheric pressure, the melting point of ice is 273.15 K. याद रखना, जो वाटर से रिलेटेड बातें हैं हमें पता होनी चाहिए। वाटर जब आइस होता है तो उसका क्या टेम्परेचर होता है, जब वाटर वेपर होता है तो उसका क्या टेम्परेचर होता है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कॉन्टिन्यूसली पेपर में आती ही हैं, पूछ ही लेते हैं वो लोग, ठीक है? सो
मिनिमम टेम्परेचर जब एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनना शुरू कर दे, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट है, मिनिमम टेम्परेचर जब कोई लिक्विड वाटर वेपर बनना शुरू कर दे। सो ये हो गया हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 373 के। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 273.1 के। सो दिस इज ठीक है। नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है जितनी भी हीट एनर्जी हमें चाहिए 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी चाहिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? जितनी भी हीट एनर्जी आपको चाहिए 1 किलो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आप चीजों को ध्यान से इनके नाम पे जाओगे ना, देन यू विल गेट कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या लिखा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या? कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना। वेपराइजेशन क्या? लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना। ठीक है, इससे आप बहुत इजीली लर्न कर पाओगे। नाउ डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। देखो यार, मैं डेफिनेशन में तो क्या ही समझाऊं, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन सारी दे ही दी है यहाँ पे। सो आप इसको नोट कर सकते हो। मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से भी समझाया था ये। मैं आपको दोबारा भी दिखा सकती हूँ वो डायग्राम। वेट, मैं एक और बार दिखा देती हूँ। देखो ये पूरे नोट्स हैं, मैंने करवाए हुए हैं ऑलरेडी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे ना पिछले 3 पार्ट्स, सो यार मिस कर दिया, देख लेना। ठीक है, ये है वो डायग्राम। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना इज फ्यूजन, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड का गैस बन जाना वेपराइजेशन, गैस का लिक्विड बन जाना कंडेंसेशन, सॉलिड का गैस बन जाना सब्लिमेशन, गैस का सॉलिड बन जाना डिपोजिशन। ये 6 डेफिनेशंस हैं, वही मैंने यहाँ पे दी हुई है 6 तक। ठीक है, एक फिर मैंने दी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ये भी मैंने लिखवाई थी। ऐसा प्रेशर जो कि कौन लगा रही है? एयर लगा रही है एटमॉस्फेयर पे, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इवेपोरेशन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ अ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उस पर्टिकुलर चीज का, उससे नीचे अगर कोई चीज भाप बनना शुरू कर दे या वेपर बनना शुरू कर दे, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। सिंपल भाषा में लिक्विड का वेपर में चेंज होना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो इतना लिख दो, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वाटर वेपर, सॉरी इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, बाकी कंप्लीट डेफिनेशन इसकी ये वाली है। ये हो गई हमारी सारी डेफिनेशंस। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट इवेपोरेशन एंड हाउ? ये भी सेम नोट्स में से मैंने टेपा है, कुछ नया नहीं किया यहाँ पे। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं और कैसे? ये सारा मैंने समझाया था उस टाइम अच्छे से, तो मैं अभी इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, हाँ बट ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कि इवेपोरेशन के को इफेक्ट करती हैं। सरफेस एरिया भी करता है, टेम्परेचर भी, ह्यूमिडिटी भी और विंड स्पीड भी। ठीक है, सो ये चारों का मैंने रीजन देकर, अच्छे से एग्जांपल देकर और बताकर कि छत पे प्लेट रखोगे, ग्लास रखोगे तो क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मैंने बताया आपको लास्ट पार्ट में करवाया। लास्ट की 5-6 मिनट की वीडियो देख लेना, यू विल गेट कि मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, 10 मिनट लास्ट की, वो लास्ट वीडियो थी मेरे हिसाब से 11 मिनट्स की आई थिंक। सो आप उस वीडियो को रेफर कर लो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ डिटेल में टॉपिक। ठीक है, नाउ हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, एक्सप्लेन। इवेपोरेशन जो है वो ठंडक कर देता है, कैसे? As the particle at the surface of a liquid gain energy from the surrounding and change into vapor, this is how evaporation causes cooling. जैसे ही पार्टिकल्स, देखो जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड जो है हमारे पास, वो क्या होगा? आसपास से गर्मी लेगा और भाप बनेगा, उसी को इवेपोरेशन बोलते हैं। लिक्विड का भाप बनना इज इवेपोरेशन। उस लिक्विड ने जब आसपास की गर्मी ले ली और वो भाप बन गया, तो आसपास की जब गर्मी चली जाएगी तो क्या बच जाएगा? कूलिंग बच जाएगी ना, ठंडक बच जाएगी। यही है इसका रीजन, क्योंकि वो हीट एनर्जी सारी यूज कर लेता है लिक्विड भाप बनने में। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म? यानी वाटर जब सॉलिड होता है और गैस होता है तो उसका क्या टेम्परेचर होता है? तो ये मैंने आपको बताया था कि जब वो बर्फ होता है तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जब भाप बन जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कन्वर्जन वाले क्वेश्चन। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ये वाले करवाऊंगी आपको, फॉर्मूले से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना और सेल्सियस को केल्विन में। तो इसके लिए अभी आप वेट करो, ये 25th क्वेश्चन, मतलब ये सारे जो नीचे के क्वेश्चन है, ये करवाने के बाद लास्ट में मैं ये 2 क्वेश्चन करवाऊंगी विद आंसर्स। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन है, इनके आंसर नहीं है यहाँ पे, मैं करवाऊंगी इसको, वेट फॉर इट। ठीक है, 25th हम पहले कर लेते हैं। ओके,
सो अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि मैंने चैप्टर के नोट्स के टाइम पे कवर नहीं किया था, बट स्टिल अब ये मैं कवर कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस के फॉर्म में ही किया जा सकता है। बहुत बार आपने पेपर में देखा होगा कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं वाई वाले या गिव रीजन वाले। उनका मतलब होता है कि उन्होंने कोई एक आपको बात बता दी और पूछा कि ऐसा क्यों होता है, ये बताओ। हम तो बता रहे हैं कि ऐसा होता है, पर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, कौन सा साइंस का फैक्ट है इसके पीछे, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस जो है पेपर में बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है सीबीएसई के, आने ही हैं ये तो, ठीक है। सो आपको बस मेन जो रीजन है ना वो बताना चाहिए। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, बहुत सारे पार्ट है गिव रीजन वाले के। पहला क्वेश्चन, व्हाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखो ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि गरम गरम जब गरम गरम एकदम खाना होता है तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक खुद से चली जाती है, पर जब ठंडा खाना होता है तो हमें उसके पास जाके मतलब सूंघना पड़ता है कि उसकी कैसी खुशबू आ रही है, वो दूर तक नहीं जाती। ऐसा क्यों होता है? गर्म खाने की खुशबू दूर तक जाती है और ठंडे खाने की नहीं, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो बताया था मैंने, जो गर्म चीजें होती हैं उनके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जल्दी मूव करती हैं, जल्दी वाइब्रेट करती हैं, ज्यादा दूर तक जाती हैं। सो वही रीजन है, द पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कैन डिफ्यूज विद एयर इजीली। देखो जो सिंपल भाषा में समझाऊं मैं, जो हॉट सिजलिंग फूड है यानी गर्म खाना है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से वो जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं हवा में, जिसकी वजह से वो ज्यादा जल्दी दूर तक चले जाते हैं। बट इन द केस ऑफ कोल्ड फूड, ठंडे खाने में, उसके पार्टिकल्स की कम काइनेटिक एनर्जी है, तो वो इतनी जल्दी एयर के साथ यानी हवा के साथ डिफ्यूज नहीं हो पाते, इसलिए वो ज्यादा दूर तक इतनी जल्दी नहीं जा पाते। ये था सिंपल रीजन इसका। क्वेश्चन है 11, आंसर है 11। नोट करो, समझा दिया मैंने, लर्न कर लो, इतना ही काम है, ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है। वाई ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। देखो कई लोगों को क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, आंसर तो इसका इजी है। कट थ्रू मतलब कि ड्राइवर, पहले तो ड्राइवर कौन है? जो कि स्विमिंग पूल में ड्राइव कर रहा है यानी जो तैर रहा है वो होता है ड्राइवर। नाउ वाई ही इज एबल टू कट वाटर इन दी स्विमिंग पूल। जो स्विमिंग पूल है उसमें जैसे मान लो ड्राइवर है तो वो पानी को जैसे काटते हुए आगे चला जाता है ना, जैसे हम दोनों हाथ, अरे मैं कैसे समझाऊं, दोनों हाथों से मूवमेंट करके हम पानी को ऐसे हटा हटा के आगे कैसे तैर पाते हैं, देखा होगा आपने स्विमिंग वाली वीडियोस में, ठीक है। सो ऐसा क्यों हो पाता है? देखो द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन वाटर मींस लिक्विड इज लो, दैट इज व्हाई ड्राइवर इज एबल टू कट। देखो अगर कोई चीज सॉलिड रहती है तो हम उसके पार्टिकल्स को हटा सकते हैं क्या दूर दूर? नहीं। जैसे मान लो यहीं पे आपकी अगर लकड़ी होती, लकड़ी में आप स्विमिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, पर पानी में आप कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो लूज होते हैं, आप उनको हटा सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, हटा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। यहीं पे मैं आपको बोल दूं कि लकड़ी में तैरना जरा, तो नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे ये तो मतलब कैसी बात हो गई, ठीक है। सो क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, सिंपल रीजन इज दैट। थर्ड वाला है व्हाई अ गैस फिल कंप्लीटली इन द वेसल इन विच इट इज केप्ट। कोई भी कंटेनर में, मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस पूरी भरी हुई होती है, ऐसा कैसे हो जाता है? मतलब पूरी कैसे भर जाती है किसी भी कंटेनर में, ठीक है। सो क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज होते हैं बहुत ज्यादा, उनके बीच का अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको जल्दी से किसी भी कंटेनर में पूरी तरीके से भर सकते हैं। ये इसका रीजन है। देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, बहुत दूर दूर वो एक दूसरे से जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वो कोई भी प्रेशर नहीं बना रहे, तो हम उसको एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। वाई अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल जो है, लकड़ी का टेबल जो है, उसको आप सॉलिड क्यों कह सकते हो? देखो किसी भी चीज को आप सॉलिड क्यों कहोगे? जब वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, यानी सॉलिड की सारी बातें माने। तो एक वुडन टेबल के अंदर मुझे सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी नजर आती है, मतलब क्यों? क्योंकि उसकी एक डेफिनेट शेप है, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, शेप है यानी उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, ऐसा नहीं आप हाथ से दबाओगे तो टेबल की शेप चेंज हो जाएगी, नहीं। इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, उसका कोई वेट है, उसका कुछ भार है, वो एक डेफिनेट है ना, उसका एक तय, उसका एक वॉल्यूम है। नाउ इट इज वेरी रिजिड, वो बहुत रिजिड है, टाइट है एकदम, मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत वो है, एक दूसरे से अटैच्ड है बहुत ज्यादा, और इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उसको आप दबा नहीं सकते, ठीक है। उल्टा आप ही हर्ट हो जाओगे, उसको कुछ नहीं होगा, इसलिए हम एक टेबल को सॉलिड बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है व्हाई अ वुडन टेबल शुड बी अ सॉलिड, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा भी तो आ सकता है कि व्हाई अ चेयर शुड बी कॉल्ड सॉलिड, तो उसका भी यही रीजन होगा ना, क्योंकि चेयर का शेप होती है, चेयर का वॉल्यूम होता है, चेयर रिजिड होता है, चेयर को आप दबा नहीं सकते।
सो क्वेश्चंस को देखो, अब आपकी आ गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए रादर देन रटने वाली नॉलेज। आपने यहाँ से पढ़ लिया, वहां जाके लिख दिया, ये वाला काम पहले चलता था, अब नहीं होगा। अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, इसलिए तो वो NEP लेकर आए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, ठीक है। सो चीजों को समझने की कोशिश करो, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई होती हुई तो चीजें हैं। साइंस बहुत ईजी है, उसको मुश्किल बनाओ मत, ठीक है। So liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Why? लिक्विड की आपको पता है कम डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, पर हमने देखा है बर्फ तो तैरती है पानी पे, ऐसा क्यों होता है? देखो, जो बर्फ के अंदर बहुत ज्यादा, अगर आप बर्फ को देखोगे भी ना तो आपको कभी कभी दिखेगा। बर्फ के क्यूब लेना, आपने जमाए होंगे फ्रिज में, ठीक है, तो देखना उसके अंदर झांक के, मतलब थोड़ा ध्यान से देखना, उसके आर पार देखने की कोशिश करना, आपको बड़े बड़े स्पेसेस नजर आएंगे। हवा के स्पेसेस होते हैं वो, अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है अंदर अंदर बर्फ के, ठीक है, हवा भर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पानी के ऊपर तैरता है। बाकी इसको हम बायोन्सी भी कहते हैं, पर ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको इतना याद रखो कि क्योंकि उसमें हवा के स्पेसेस होते हैं। What happens when you pour some acetone on your palm? एसीटोन क्या होता है? अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पे नेल पेंट यूज करते हैं, जिन्होंने भी लगाया होगा, तो आपने नेल पेंट रिमूवर भी यूज किया होगा। जब हम नेल पेंट रिमूवर से अपने नेल्स पे से नेल पेंट रिमूव करते हैं, तो आपको पता है वो जो भी आप रिमूवर लगा रहे हो वो बहुत ठंडा ठंडा लगता है हाथ पे। ऐसा क्यों होता है? वो पहली बात तो वो एसीटोन होता है, एसीटोन केमिकल से वो बना होता है, ठीक है, जो भी आपका थिनर नेल पेंट रिमूवर होता है। जब आप उसको हाथ पे लगाते हो तो वो ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि वो जल्दी से हमारे हाथ की हीट एनर्जी ले लेता है और अपने आप को भाप बना लेता है। कई बार आपने क्या करना, अपनी नेल पेंट रिमूवर को खुला रख के छोड़ना, वो पूरा उड़ जाएगा, वो बहुत जल्दी वेपर बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो नेल पेंट रिमूवर है वो उड़ जाएगी, इसलिए क्या करो, उसको ढक के रखो, बंद करके रखो उस डब्बे को, ठीक है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। वाई? जब बहुत ज्यादा गर्मी वाला दिन होता है तो लोग अपनी छत पे पानी छिड़कते हैं या फिर खुले मैदान में आगे पानी छिड़कते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, बहुत ज्यादा गर्म है जमीन, जब आप उसमें पानी छिड़कोगे तो सारी हीट एनर्जी यूज हो जाएगी और भाप बन के ऊपर चली जाएगी, जिससे क्या होगा कि वहां आसपास क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग वाला इफेक्ट यहाँ पे लगता है। Why should we wear the cotton clothes in summer? हम गर्मियों में कॉटन के ही कपड़े क्यों पहनते हैं, ऊन के कपड़े क्यों नहीं पहनते? अब आप बोलोगे क्योंकि मैम गर्मी लगेगी, ऐसा नहीं होता। देखो, रीजन है इसकी, क्योंकि जो कॉटन है वो जल्दी पसीना एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी से, और जो कॉटन है उसके अंदर फाइन थ्रेड्स होते हैं, यानी पतले पतले धागों से वो बनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर ज्यादा पास हो पाती है, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो एयर ज्यादा पास हो पाती है, इसलिए एज कम्पेयर टू वुलन क्लोथ्स वो जल्दी पसीना एब्जॉर्ब कर लेगी, और पसीना जब एब्जॉर्ब होगा तो हमारी बॉडी की हीट एनर्जी निकलेगी और पसीना बन के भाप बन जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी को कूल महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। सो ये रीजन है कि हम कॉटन क्लोथ्स को रेफर करते हैं इन दी समर। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing cold water? जब भी ठंडे पानी का ग्लास होता है तो उसके आसपास आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आती है। 2-3 मिनट बाद आप देखोगे ठंडे पानी की बोतल रखी हो या ठंडे पानी का ग्लास रखा हो तो उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, पानी की बूंदें आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जो ग्लास है उसके अंदर क्या है, ठंडा पानी है। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट लगता है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन क्या होता है? भाप का पानी बन जाना। इस कंडेंसेशन इवेपोरेशन से बिल्कुल उल्टा है ये। अब जो कंटेनर है वो ठंडा है और बाहर क्या है, हीट है। जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, एक वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट कर देंगे। क्योंकि देखो, जो पानी का ग्लास है वो इनफ ठंडा है, ठीक है, और बाहर क्या है, गर्मी जो ठंडे से मिलेगी तो क्या बनाएगी, वो एक वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पे आ जाती हैं। Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? जो डेजर्ट कूलर होता है वो बारिश के, देखो कुछ कूलर आते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है डेजर्ट कूलर, ठीक है। सो वो वाले जो कूलर होते हैं ना, वो हमें ज्यादा गर्मी के टाइम पे अच्छी हवा देते हैं, पर बारिश के टाइम पे ना वो बिल्कुल अच्छी हवा नहीं देते, ह्यूमिडिटी सी बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, वो जो कूलर्स होते हैं वो इवेपोरेशन पे काम करते हैं, यानी कोई भी कूलर इवेपोरेशन पे वैसे काम करता है। कूलर के अंदर का प्रोसेस देखा है ना आपने? हम जब कूलर में पानी भरते हैं तो पानी ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे गिरता है, कूलिंग इफेक्ट डालता है, इस तरीके से काम करता है वो, ठीक है। सो जब आपको पता है जब बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन कम हो जाता है, और इवेपोरेशन कम होगा तो कूलर कैसे हवा करेगा?
कूलर के अंदर इवेपोरेशन कम हो जाएगा ना ड्यू टू द ह्यूमिडिटी, जिससे वो कम ठंडी हवा देगा, मतलब ह्यूमिडिटी से क्रिएट कर देगा और ज़्यादा अच्छी ठंडी हवा नहीं देगा। बट इन गर्मियों में क्या होगा कि एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कम रहती है, जिससे क्या होता है कूलर इवेपोरेशन ज़्यादा करता है तो वो ज़्यादा ठंडक दे पाता है। इसका पूरा लिंक ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन से है। Why does the water kept in an earthen pot become cool during the summer? जब भी हम पानी को किसी घड़े में रखते हैं, मिट्टी के घड़े में रखते हैं, तो वो ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, the earthen pot has numerous pores on its surface. जो earthen pot होता है, जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसके अंदर वो छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर बाहर अंदर कर सकता है। और जब वो इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन ठंडक बढ़ा देता है। ठीक है। वाई वी आर एबल टू सिप इन अ हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। सॉसर पता है क्या होता है? कप के नीचे की छोटी वाली प्लेट होती है ना, उसको सॉसर कहते हैं। नाउ जब हम कप से पीते हैं तो हमें चाय गर्म लगती है, पर हम उसे सॉसर में 2 मिनट डाल के फिर पिए तो हमें ठंडी लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कप का सरफेस एरिया कम है तो उसमें चीज गर्म रहेगी, पर जब आप उसको सॉसर में डाल दोगे तो सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो चीज ठंडी हो जाएगी, फिर आप उसको इजीली पी सकते हो। तो इसका क्या रीजन है? सरफेस एरिया और इवेपोरेशन, ये इसका रीजन है। नेप्थेलिन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। बाय। जो नेप्थेलिन बॉल्स होती है, नेप्थेलिन बॉल्स कौन सी होती है? कपूर की गोली देखी होगी आपने, जो आपकी मम्मी बिस्तरों में डाल के रखती हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ पे बुक्स होती है वहाँ पे आप उसको रख सकते हो, कपड़ों में रख सकते हो, जिससे क्या हो वहाँ पे कीड़े मकोड़े ना लगे, वहाँ पे कोई ऐसे जानवर ना क्रिएट हो जाए। क्यों करती है वो ऐसा? क्योंकि मैंने बताया अभी रीजन। पर वो जो होती है ना थोड़े टाइम बाद गायब हो जाती है खुद से, वो हमें देखने को नहीं मिलती। आपने कपूर की गोली डाल के रखी, आप उसको थोड़े टाइम बाद देखना, थोड़े टाइम मतलब इतनी जल्दी नहीं कि अगले दिन ही देखने बैठ गए, नहीं, बाद में देखोगे बहुत तो वो नहीं मिलेगी आपको वहां पे। क्यों? क्योंकि वो भाप बन चुकी होगी, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो कपूर की गोली यानी नेप्थेलिन बॉल्स होती हैं वो कभी भी लिक्विड नहीं बनती, वो सॉलिड होती है जब हम उनको रखते हैं, और वो अपने आप ही अपने आप ही वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं, भाप में बन जाती हैं, यानी वो सब्लिमेशन को फॉलो करती हैं। इसका रीजन ये है। नाउ व्हेन वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सेटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हाउ? हमें जो परफ्यूम है उसकी स्मेल बहुत दूर तक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो परफ्यूम है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, क्योंकि हमें पता है ना हर चीज के पार्टिकल्स चलते रहते हैं, तो परफ्यूम के भी पार्टिकल्स चलते रहते हैं, और वो चलते रहते हैं और एयर में क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दूर तक परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। इसका रीजन क्या है? डिफ्यूजन। अब देखो ये टेबल आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, आपकी एनसीईआरटी में से ये मैंने कॉपी किया है। ठीक है, सो मैंने क्यों किया है? ताकि ये मिस ना हो जाए। देखो एनसीईआरटी की बहुत सी चीजें होती है जो समरी और यहाँ वहाँ लिखी होती हैं, जो हम रिवाइज करना भूल जाते हैं, तो आप इसको ना एक बार कॉपी में लिख लेना। देखो इतना तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जिसको हम सोचते हैं ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है वही पेपर में आया होता है, ऐसा तो बहुत बार हुआ होगा। सो इसको भी एक बार नोट कर लो, 2-3 बार पढ़ लेना, आपको लर्न हो जाएंगे। सिंपल है कि किस चीज को हम किस यूनिट से नापते हैं वो दे रखा है। टेम्परेचर को आप केल्विन में नापते हो या सेल्सियस में भी नापते हो, लेंथ को आप मीटर में नापते हो, मास को किलोग्राम में, वेट को न्यूटन में, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, और प्रेशर को पास्कल में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो मैं पहले बता रही हूँ आपको, बट स्टिल मैंने क्यों लगा दिया यहाँ पे? क्योंकि देखो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, इसलिए आप इस टेबल को भी लिख लेना, 1-2 बार पढ़ लेना, आपको लर्न हो जाएंगे कि कौन सा किस यूनिट में नापा जाता है। इसलिए क्यों ही छोड़ना है ना एक टेबल भी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। अब रह गया हमारा सिर्फ एक पार्ट, वो था कन्वर्जन वाला। वो मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे करते हैं। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, बाकी 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और इनके आंसर मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी जिससे कि आप चेक कर सको। ओके, सो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इफ यू हैव रिवाइज्ड इट तो आपको याद होगा कि वो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था, एक बार मैं दिखा भी देती हूँ आपको, फिर आप बोल दो मैम आपने कब करवाया था। ये है वो फॉर्मूला, K इज इक्वल टू C प्लस 273.15। ये फॉर्मूला है, बहुत इजी है। जिन बच्चों को मैथ से प्यार है वो तो कर ही लेंगे, और जिनको नहीं प्यार है ना उनको भी इतना तो आता ही होगा। क्या मतलब है? सिंपल, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। इसको लिख भी लेते हैं एक बार। सो K इज इक्वल टू C प्लस 273.15
5। सॉरी फॉर द राइटिंग यार, मैंने इन चारों क्वेश्चंस के आंसर, मतलब इसके दोनों पार्ट और इसके दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट अच्छे से एक जगह पर सॉल्व करके पेपर पे उसकी फोटो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी। ये तो मेरा काम है। आपका काम है कि आप उस कम्युनिटी पोस्ट को देख लो, भले आप कमेंट सेक्शन में टिक डाल देना एक, या फिर कम्युनिटी पोस्ट को लाइक कर देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आप लोगों ने वो पोस्ट देख ली। कम्युनिटी पोस्ट आई होप आप लोगों को देखनी आती होगी, ठीक है। नहीं आती तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम चलाना आता होगा आपको। इन सभी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ ये आपकी ड्यूटी है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। मैंने तो वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये सेल्सियस में दिया हुआ है, आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 30 क्या है, सेल्सियस की जगह पे लिख लो 30। केल्विन में तो हमें कन्वर्ट करना है ना, तो केल्विन की जगह पे के ही रहने दो। और क्या है 273.5 के, सॉरी 273.5 और 273.15। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको आपका केल्विन मिल जाएगा, वही आपका आंसर है। जो दिया हुआ है ना बस उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। मेरी बात को गांठ मार लो, जो दिया हुआ है उसको फॉर्मूले में पुट कर दो, दूसरा वाला खुद निकल जाएगा। जैसे 300 के दे रखा है तो उसको के की जगह पे पुट कर दो। के की जगह पे मैंने पुट कर दिया, मान लो ये वाला आंसर आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। के की जगह पे मैंने पुट कर दिया 300। दूसरा क्या है, सी नहीं दिया हुआ, सॉरी इक्वल टू आएगा यहाँ पे, सी नहीं दिया हुआ लिख लो, प्लस सेम ये लिख दो 273.15 के, आपका आंसर आ जाएगा, समझे। सॉरी 273.15। तो आप इस वाले को उस साइड ले जा सकते हो, इक्वेशन सॉल्व करनी आती है और सी का आंसर आ जाएगा। देखो यार मैं अभी इस जगह पर इतना अच्छे से नहीं समझा सकती, हाँ पर मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे इन चारों पार्ट्स के आंसर दे दूंगी। सो अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वहाँ पे डाल देना, फिर मैंने एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कैसे यूज करना है फॉर्मूला, तो मैं उन चारों को समझाते हुए शॉर्ट वीडियो पे डाल दूंगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सब तभी हो पाएगा जब आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, नहीं तो मैं तो एज्यूम कर लूंगी ना कि आपको आ गया है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। देखो यार इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, और जो नीचे के गिव रीजन वाले क्वेश्चंस है ना, आप देखोगे तो मैंने एनसीईआरटी में से कुछ छोड़ा नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने हर एक चीज कवर करी आप लोगों के लिए। नाउ ये आपकी ड्यूटी है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं पर आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं। नाउ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और लोगों को बता दो कि ऐसा भी कोई चैनल एग्जिस्ट करता है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। थैंक यू सो मच।